अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर में रीजनल पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी आमतौर पे सवालात पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू ग्रेट गेम। न्यू ग्रेट गेम एक ऐसा टॉपिक है जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के रीजन में इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान को न्यू ग्रेट गेम कहा जाता है। और हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि 21st सेंचुरी में एक पहले ग्रेट गेम थी 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में। तो कोल्ड वार के एंड के बाद जो सेंट्रल एशियन रीजन है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां पर इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान किस तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, एनर्जी पॉलिटिक्स और ऑयल पॉलिटिक्स किस तरह से इस रीजन की सिक्योरिटी को शेप कर रही हैं। अब हम यहां पे देखते हैं सर हैरोल्ड मैकिंडर ने, इनकी बुक है द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, इसमें इन्होंने कहा हु रूल्स ईस्ट यूरोप, ही कमांड्स द हार्टलैंड, एंड हु रूल्स द हार्टलैंड, ही कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। और जो वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा वो जो है वो वर्ल्ड को कमांड करेगा। तो बुनियादी तौर पे ये इनकी जो बात है उसका मकसद ये है कि जो यूरेशियन रीजन है जिसमें रशिया के पार्ट्स हैं, सेंट्रल एशिया के पार्ट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट्स हैं और पर्शियन गल्फ का जो रीजन है, इस रीजन के ऊपर जिसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होगा वो बुनियादी तौर पे दुनिया के खजाने की कुंजियां या इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल जो अभी दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है उसके टॉप के ऊपर वो कंट्री बैठा होगा। अब जियोग्राफी जो है वो एक और हम देखते हैं कि जियोग्राफी की वजह से अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं विच इन टर्न लीड्स टू अनइक्वल ग्रोथ विच अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर। तो यही वो रीजन है कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं इनमें अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों? ड्यू टू दिस रीजन ऑफ जियोग्राफी, इसकी वजह से अनइक्वल ग्रोथ है और जिसकी वजह से ग्रेट पावर्स के दरमियान वॉर होगी। अब हम देखते हैं यहां पर, अगर मैं आपको जो रीजन नजर आ रहा है सेंट्रल एशिया का, इसको जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और ये रीजन जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का जो है वो नया थिएटर बना हुआ है। और यहां पर ही ये जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जिनमें एक तरफ चाइना है, चाइना जो है वो ईस्ट से आ रहा है, ऊपर जो है वो रशिया है वो जो है नॉर्थ से आ रहा है, और यूएसए की प्रेजेंस भी इस रीजन में है। तो यूएसए की प्रेजेंस और यहां पे ईस्ट की तरफ से जो है वो इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। तो ये जो 3-4 मेजर पावर्स हैं ग्लोबल, इनका जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में या सेंट्रल एशियन रीजन में, उसको कहा जाता है कि ये न्यू ग्रेट गेम है। जब आप सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर में मैप्स बनाएं, क्योंकि बाज एस्पिरेंट्स ने मुझसे मैप्स के बारे में पूछा कि किस तरह से बनाए जाएं, तो याद रखें कि आपको रफली इन बॉर्डर्स का आइडिया होना चाहिए। जिस तरह से कजाकिस्तान है तो कजाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे बन रहा है, तो आपको रफली इसके बॉर्डर का आइडिया होना चाहिए। जहां पे कैस्पियन सी है तो कैस्पियन सी की आपको रफ शेप पता हो। यहां पे अगर उज्बेकिस्तान है तो उज्बेकिस्तान की रफ शेप आपको पता हो, और किर्गिस्तान की रफ शेप पता हो, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता हो। तो बुनियादी तौर पे इनके बॉर्डर्स ड्रा करने आपको आने चाहिए। यहाँ पे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान आ जाएगा, इधर पाकिस्तान आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैप्स ड्रॉ करने आने चाहिए। न्यू ग्रेट गेम, अब हम देखते हैं कि न्यू ग्रेट गेम की थ्योरी क्या है। न्यू ग्रेट गेम, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 20वीं सदी में और 19वीं सदी में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो दो वर्ल्ड पावर्स के दरमियान कंपटीशन चल रहा था। नॉर्थ से जो है वो उस वक्त रशिया या रशियन फेडरेशन या यूएसएसआर जिसको बाद में कहा गया, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ बढ़ रहा था, पर्शियन गल्फ की तरफ। और साउथ में, यहां पर साउथ एशिया में, यहां पर ब्रिटिश एम्पायर की, यहां जहां पर कॉलोनिस्ट जो पावर्स थी, जहां पर क्राउन की हुकूमत थी। तो क्राउन जो है उनके दर क्राउन की जो रीजन था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो साउथ एशिया था, और ऊपर जो रशिया था वो सेंट्रल एशिया में बैठा हुआ था। इनके दरमियान जो उस वक्त इस रीजन में पावर का कंपटीशन चल रहा था, उसको जो है वो इस रीजन में कहा जाता है कि वो ग्रेट गेम थी। उस वक्त ये समझा जा रहा था, क्योंकि उस वक्त रशिया जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर था और यूके भी एक सुपर पावर था। ये समझा जा रहा था कि जो यूएसएसआर है या रशियन फेडरेशन है वो जो पर्शियन गल्फ जो है यहां तक कब्जा करना चाहती है। जो वार्म वाटर्स थ्योरी बाद में 1980s में अफगानिस्तान में
यूएसएसआर की इंटरवेंशन की रीजन बताई जाती है, वही वार्म वाटर्स थ्योरी जो है वो ग्रेट गेम के पीछे भी थी। तो वार्म वाटर्स थ्योरी ये थी कि रशिया जो है उसके पास जो है वो कोल्ड पोर्ट्स हैं, रशिया के पास जो है वो कोई हॉट वाटर पोर्ट नहीं है। तो कोल्ड वाटर पोर्ट्स या कोल्ड पोर्ट्स होने की वजह से रशिया जो है वो अरेबियन सी तक या पर्शियन गल्फ तक या इंडियन ओशन तक जो है वो एक्सेस चाहता है। तो उसमें जो बाज कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये भी कहते थे कि इसमें ये जो है सेंट्रल एशियन रीजन के ऊपर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करेगा और पाकिस्तान के ऊपर भी कब्जा करेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है कि जो न्यू ग्रेट गेम है, तो न्यू ग्रेट गेम जो है वो कोल्ड वार के साथ खत्म हो गई। कोल्ड वार के साथ खत्म होने के बाद फिर 21st सेंचुरी में ये नई जो टर्म आ गई है जो है न्यू ग्रेट गेम। इससे मुराद क्या है? गेम वेयर सेंट्रल एशिया एंड कॉकसस, सेंट्रल एशिया और जो कॉकेश एशिया कोचक का रीजन है वो आर द सब्जेक्ट्स ऑफ चेस बोर्ड पॉन्स, ये चेस बोर्ड की तरह है बिटवीन ग्रेट पावर्स लाइक यूएसए, रशिया एंड चाइना फॉर रीजनल एंड ग्लोबल डोमिनेंस। तो इस रीजन में डोमिनेंस के लिए और ग्लोबल लेवल के ऊपर डोमिनेंस के लिए ये तीन जो ग्लोबल पावर्स हैं, इनके दरमियान आप समझ लें कि ये चेस का कंपटीशन है। यहाँ पर टारगेट क्या है? यहाँ पर टारगेट है ऑयल और गैस के रिजर्व्स। अभी हम शॉर्टली देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में ये जो ग्लोबल पावर्स हैं ये क्यों इंटरवेंशन कर रही हैं, इनके इंटरेस्ट क्या हैं, जिसकी वजह से ये इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन रखना चाहती हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में कन्फ्रंटेशन हो रही है इनकी। सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि इस रीजन में ह्यूज हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज हैं। कनेक्टिविटी, ये रीजन जो है वो पर्शियन गल्फ के पास है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होते हैं। इन दोनों रीजन्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हुआ है, इंडियन ओशन के साथ जो है वो करीब है, और एशिया पैसिफिक ओशन तक भी जो है वो इस रीजन को एक्सेस हासिल है। अब इस सारे रीजन में जो भी आप, इससे पहले हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का टॉपिक किया, हम पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को भी डिटेल में देखेंगे। तो आपने इन सारे टॉपिक्स को साथ लेके चलना है और इस रीजन की एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इस रीजन में किस तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स कहाँ कहाँ पर आपस में कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं या आपस में कॉपरेशन में इन्वॉल्व हैं। तब आपको एक लार्जर लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टर्म्स में और पॉलिटिकल टर्म्स में और सिक्योरिटी की टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बैलेंस ऑफ पावर को इन यूरेशियन रीजन, यूरेशिया का रीजन, यूरोप का रीजन और रशिया का रीजन। इसमें जो है वो ईस्टर्न यूरोप शामिल है, बाल्टिक स्टेट्स शामिल हैं, इसमें जो है यूक्रेन का पार्ट शामिल है, इसमें मैसिडोनिया का एरिया शामिल है, इसमें जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का एरिया शामिल है। बुनियादी तौर पे जहां पर यूएसएसआर, नेटो, सेंट्रल एशिया, साथ अफगानिस्तान, ईस्ट में चाइना, ये जो रीजन है, इस रीजन को आप कहते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पावर की गेम चल रही है वो न्यू ग्रेट गेम है। अब हम देखते हैं कि 9/11 के बाद जो यहाँ पर ग्लोबल वार ऑन टेरर शुरू हुई और यूएसए ने जो है अफगानिस्तान में इंटरवेंशन की, उसकी वजह से भी न्यू ग्रेट गेम की जो है बहस है वो शुरू हो गई कि यूएसए इस रीजन में आके बैठ गया, जिसकी वजह से रशिया, जिसका हिस्टोरिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर कब्जा था और 1990s में रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये स्टेट्स आज़ाद हुई, तो रशिया हिस्टोरिकली इनको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझता था। जब ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद यूएसए यहाँ पे आके, यूएसए ने यहाँ पे अटैक किया, अपने बेसिस कायम किए, तो उसकी वजह से रशिया को जो है वो थ्रेट्स फील होने लगे। चाइनीज जो है इस रीजन में ऑयल की सिक्योरिटी की वजह से जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज का पर्सपेक्टिव ये है कि चाइनीज को, चूंकि आपको पता है कि चाइनीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ से वो अपनी ऑयल और गैस की इंटरेस्ट को सिक्योरिटाइज करना चाहते हैं, जिसको कहा जाता है एनर्जी सिक्योरिटाइजेशन का आर्गुमेंट जो है। तो यूएसए को अगर हम देखते हैं, यूएसए क्यों? पहली बात तो ये, यूएसए कहता है कि हमने इन कंट्रीज को डेमोक्रेटाइज करना है। पहले ये यूएसएसआर का पार्ट थे तो कम्युनिस्ट थे। दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जिसमें ऑयल है, गैस है, पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, ये जो रीजन्स हैं, ये जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये हाइड्रोकार्बन या फॉसिल फ्यूल्स का सोर्सेज हैं। अब ये रशिया जो है वो यूरोप को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो ये बन सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू रशिया, यानी कि यूरोप को रशिया की बजाय ये कंट्रीज
जो है वो एनर्जी सप्लाई करें। अब आपको इसको यूं देखना है कि रशिया जो है वो ट्रेडिशनली यूरोप को एनर्जी सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन नेटो और रशिया के दरमियान कन्फ्रंटेशन की वजह से, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन में और स्पेशली 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को एनेक्स किया, तो उसके बाद से नेटो और रशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है। फिर साथ ही ग्लोबल वार ऑन टेरर भी स्टार्ट हो गई। तो इन दोनों डेवलपमेंट्स की वजह से जो यूरेशियन रीजन है उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। इस वजह से कई दफा जो है टाइम एंड अगेन 2014 में रशिया ने जो है वो यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर दी, जर्मनी की गैस सप्लाई बंद कर दी। तो उसके बाद से जो है, और यूक्रेन की भी एनर्जी सप्लाई रशिया ने बंद कर दी। उसके बाद से ये जो यूरोप के कंट्रीज हैं इन्होंने कहा कि हमें अल्टरनेटिव एनर्जी के वेन्यूज चाहिए, हमें अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज चाहिए। तो उसमें जो है ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ देखने लगे। इसमें आपको ये भी बात समझने की जरूरत है कि नेटो और रशिया के दरमियान ये जो बढ़ता हुआ कंपटीशन था, इसमें यूएसए इसलिए इन्वॉल्व था। एक तरफ तो यूएसए ग्लोबल वार ऑन टेरर के प्रिटेक्स्ट के ऊपर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ जो है वो यूएसए नेटो को इस्तेमाल कर रहा था, या नेटो की फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जिसको वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेस का नाम उन्होंने दिया। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है कि जिसमें आपने इसको समझना है। फिर हम देखते हैं कि 9/11 के बाद ग्लोबल वार ऑन टेरर हुई और यूएसए ने इस रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन्स में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बेसिस कायम किए। दो बेसिस, एक मनास बेस था और दूसरा जो है वो करशी खानाबाद बेस है। ये यूएसए ने इस रीजन में बेसिस एस्टेब्लिश कर लिए। अफगानिस्तान में जो है वो यूएसए ने जो है कई बेसिस एस्टेब्लिश किए। तो अफगानिस्तान में ये जो बेसिस एस्टेब्लिश करना है, और ये मनास बेस है जो, और करशी खानाबाद बेस है, इनको एस्टेब्लिश करने के बाद से जो चाइना है और रशिया है, इन दोनों को यूएसए की इस रीजन में प्रेजेंस से अपनी सिक्योरिटी खतरे में नजर आने लगी। आपको ये भी बात समझनी है कि रशिया जो है वो कोल्ड वार के दौरान यूएसए का कंपेटिटर था। 1990s में रशिया यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद से वो थ्रेट टू सम एक्सटेंट कम हो गया, लेकिन पुतिन के आने के बाद 2004-5 में, रादर आई शुड से 2008 में, जब रशिया ने साउथ ओसेशिया के ऊपर अटैक किया, जॉर्जिया की लैंड थी, और उसको ट्रैम्पल कर दिया, तो उसके बाद से एक रिसर्जेंट रशिया हमें उभरता नजर आ रहा है। तो अब ये जो रिसर्जेंट रशिया है, और दूसरी तरफ जो है वो 1980s से ऑनवर्ड चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने की वजह से चाइना की मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों बढ़ने लगी। तो इन दोनों रीजंस की वजह से, एक तरफ रशिया का रिसर्जेंट रशिया और चाइनीज राइज, तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो यूएसए की यहाँ प्रेजेंस से थ्रेट फील करने लगे। बाज जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो तो ये भी बात कहते हैं कि इस रीजन में जो रशिया की यूएसए की इंटरवेंशन थी, उसका जो वाहिद मोटिव था वो सिर्फ ये था कि यहाँ पे चाइना के पीसफुल राइज को कंटेन करना है और रशिया को रोकना है। अब इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन में इन कंट्रीज की क्या है, हम देखते हैं कि तीनों स्टेट्स जो हैं, इंडिया भी हो गया, यूएसए भी हो गया, चाइना भी हो गया, नेटो भी हो गया, रशिया, इन सब की जो है वो इंटरेस्ट इस रीजन में बढ़ रही हैं। ये जो है तीन कंट्रीज मेन की प्लेयर्स हैं। 1991 में कोलैप्स हुआ और तो न्यू स्टेट्स इमर्ज हुई। ये 17 स्टेट्स आज़ाद हुई थी। ये मोस्टली जो है वो मुस्लिम स्टेट्स थी, जिसमें आप ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह की स्टेट्स का नाम सुनते हैं। अब जब ये स्टेट्स जो है वो अलग हुई, तो उस वक्त रशिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में यही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया जो है उसमें डोमिनेट कर रहा था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है रशिया ने इन कंट्रीज को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही रखने की कोशिश की। 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि कुछ और चीजें हुई, मसलन टॉपिक का प्रोजेक्ट है, कैसा 1000 का मेगावाट का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, शिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट रीजनल सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन आती है, और रिसर्जेंट रशिया। अब ये सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, या ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे रीजन में ऑयल पॉलिटिक्स को स्पर किया। हम देखते हैं कि मेजर पावर्स की इंटरेस्ट जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए इस रीजन में बढ़ने लगी। रॉ मटेरियल के रिसोर्स बेस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रॉ मटेरियल का रिसोर्स बेस जो है वो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर है। अब हम यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ये तीनों ग्लोबल पावर्स जो है वो डिफरेंट साइड से आती हुई नजर आ रही है। यूएस से आ रहा है वेस्ट की तरफ से, और नेटो भी वेस्ट की तरफ से आ रहा है, रशिया नॉर्थ से आ रहा है, और चाइना जो है वो
ईस्ट से आ रहा है। यहाँ पर आपको इस रीजन का रफ सा मैप याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ईस्ट में चाइना है, नॉर्थ में रशिया है और वेस्ट से जो है वो नेटो, और यहाँ नीचे अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में से भी यूएसए जो है इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान की प्रेजेंस भी है। तो ईरान में फिर चाबहार पोर्ट के साथ जो है वो आप यूं समझ सकते हैं, चाबहार पोर्ट के होने की वजह से वहां पर से इंडिया भी इस रीजन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना के यहाँ पे प्रेजेंस से इंडिया के कम ही चांसेस हैं। अब आप इस मैप को देखें तो ये बताता है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं पॉपुलेशन वाइज इनकी दुनिया की पॉपुलेशन में शेयर इतना है। ये देख आपको नजर आ सकता है सिर्फ 1.5 या 2% इनका शेयर है ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये शेयर वर्ल्ड टेरिटरी में ज्यादा है। ये कुछ 4 या 5% इनकी टेरिटरी का जो वर्ल्ड टेरिटरी में शेयर बनता है वो आपको नजर आ रहा है। अब हम जो है वो इस रीजन के एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर बात हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।